अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पास पेपर्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पेपर्स की सेशन की ये पहली क्लास है जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं रिकॉर्ड करके भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको कोई इसमें रिव्यू करना हो तो आप इसे फिर रिव्यू कर सकेंगे। तो यार, जितने भी लोग हैं जिनका माइक खुला हुआ है, काइंडली माइक ऑफ कीजिएगा या कोई बात हो तो कीजिएगा। चलिए जी, यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, आपके पास मतलब आपके पास सबसे पहले तो मैं आपको पहला पेपर का पहला पार्ट जो है, जब सबसे पहले आपके सामने पेपर आएगा तो आपके पास एक इंडेक्स पेज होगा, आपको उसके अंदर अपना कैंडिडेट नेम लिखना है। मैं ज़रा आप लोगों से थोड़ी सी ये डिस्कशन कर लूँ सर, कैंडिडेट नेम में या इस तरह की चीज़ों में आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली दफ़ा पहली क्लास में तो मैं आपसे कम से कम ये सारी बातें आपसे करता हूँ। सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको सर अपना नाम, आ, अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लिखनी है। बिल्कुल भी ज़रा भी कोई चीज़ निगलेक्ट मत कीजिएगा। बिल्कुल प्रॉपरली अपनी सारी चीज़ों को एड्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपना सेंटर नंबर लिखेंगे, ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। फिर आप सर अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे, जो भी नंबर होगा उसको पूरा प्रॉपरली स्पेसिफाई करेंगे। 1 आवर एंड 45 मिनट्स का पेपर है। 1 घंटे और 45 मिनट का पेपर है। 4 क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। सर यहाँ लिखा हुआ है सर, यू मस्ट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आपको ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है। सर आपने कोई इरेजेबल पेन या करेक्शन फ्लूड यूज़ नहीं करना, यानी वाइटो नहीं यूज़ कर सकते आप, और आप कोई करेक्शन फ्लूड वाले कोई भी पेन है उसको नहीं यूज़ कर सकते। राइट योर नेम, सेंटर नंबर। फिर आपके पास सर, डू नॉट राइट ऑन एनी बार कोड। बार कोड के ऊपर स्पेसिफिकली मना कर रहा हूँ मैं कि आपने कुछ नहीं लिखना। यू में यूज़ एच बी पेंसिल। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वर्किंग पेंसिल से कर दें, बिल्कुल कर दें। एच बी पेंसिल लें, फेबर कैंसिल बहुत सारी कंपनीज की आ जाती हैं अब तो एच बी पेंसिल जो है ना वो आप बाई कर लें। यू में यूज़ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आप नहीं लेके जाएंगे, आप तो वैसे ही हार गए एग्जाम से पहले ही। कैलकुलेटर के बगैर तो जाना आपने खुदकुशी कर ली एग्जाम में। यू शुड प्रेजेंट ऑल द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इन गुड स्टाइल। भाई कोई भी बात लिख के दिखाना समझ में आनी चाहिए, ज़बरदस्ती की वर्किंग नहीं वो पिकअप करेगा। वर्किंग प्रॉपरली दिखानी है आपको। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके फॉर्मेट्स को आपने 100% अप्रोप्रिएट तरीके से फॉलो करना है। यू शुड शो योर वर्किंग, आप इसकी वर्किंग प्रॉपरली करेंगे। जी अब्दुल मुसफ़िर, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब्दुल मुसव्विर, कोई क्वेश्चन है तो पूछो बेटा। नहीं है, ठीक है। अब आ रहे हैं सर सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सर क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन में देखिए हमारे पास गिवन है, अहमद इज अ सोल ट्रेडर, ही डज नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग लाइक रिकॉर्ड फुल अकाउंटिंग सिस्टम। और इसके आगे क्वेश्चन में लिखा ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। उसने सर ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। सर क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, पेमेंट्स एंड रिसिट्स ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग। सर ये सारी सर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, पेमेंट्स एंड रिसिट्स की गिवन है, तो उसका मतलब है ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है। पहला पेपर है, जरा मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता भी चलता हूँ, टाइम पूरा लेंगे लेकिन। बेटा अक्टूबर नवंबर 2024, अक्टूबर नवंबर 2024। हाँ वो मैंने भेजा था, लेकिन एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट की सर ये पहले करा दें क्योंकि इसमें सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। तो हम पहले ये कर रहे हैं, फिर हम मई जून अटेम्प्ट करेंगे। आपके पास अक्टूबर नवंबर है तो ठीक है, वरना आप निकाल लीजिए या नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम 100% वही पेपर करेंगे सॉल्व। सर लिखा हुआ है कैरेज आउटपुट्स आपके पास गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड गिवन है, जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, मोटर एक्सपेंसेस पेड गिवन है, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स गिवन है, रिसिट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स गिवन है, रेंट पेड गिवन है आपके पास। ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, आपको याद रखनी है। जो आपके पास परचेजेस हैं सारी की सारी सर वो क्रेडिट पे होती हैं, सर ये भी बात आपने इसमें याद रख लेनी है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडेड द फॉलोइंग, 8% बैंक लोन है, ओपनिंग में नहीं था, 3000 सिर्फ क्लोजिंग में, इसका मतलब है इसी साल लोन लिया गया है। अलाउंस फॉर इनरिकवरेबल डेट्स, इनरिकवरेबल डेट्स के ऊपर सर आपके पास ओपनिंग वैल्यू गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू नहीं गिवन है। इन्वेंट्री की ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग नहीं गिवन है, तो ओपनिंग आपके पास ये रही, क्लोजिंग में कोई एडजस्टमेंट होगी। अदर पेबल्स में रेंट अक्रूड है, ओपनिंग अक्रूड को आपको हमेशा क्या करना होता है, माइनस, और क्लोजिंग अक्रूड को आपको हमेशा क्या करना होता है, प्लस। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो एक तो प्लस और माइनस होगा, लेकिन रेंट अक्रूड आपके पास ओपनिंग में तो आप उसको क्या कर देंगे सर, माइनस, और रेंट प्रीपेड क्लोजिंग में उसको भी कर देंगे माइनस। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ट्रेड रिसीवल्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन में, इन्वेंट्री एट 30 जून 2024 वाज वैल्यूड एट 15,880। दिस इंक्लूडेड द डैमेज आइटम्स कॉस्टिंग 960। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक याद कीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कोई कॉस्ट है
और आपको अगर किसी तरह एनआरवी के बारे में पता लग जाए, एनआरवी क्या होती है सर? एनआरवी होती है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, जो एक क्वेश्चन में ये गिवन है, सोल्ड फॉर 1100 एंड उस पे आपको एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस कितने का करना पड़ेगा? 340। कोई बच्चा, सर कोई बच्चा इसका आंसर निकाल के दे सकता है मुझे? सर डिफरेंस कितने का आ रहा है इसके अंदर? इसका आंसर जल्दी जल्दी बेटा, आपने माइक खोलना और बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये 1.25 घंटे का पेपर 5 घंटे में खत्म होगा। 760 आंसर आ रहा है सर इसका। इसका आंसर आ गया आपके पास 760। बेटा पास पेपर है, मोटिवेटेड, सीधे बैठ के पेपर सॉल्व करो। आप लेट वेट के कहीं हैंड्स फ्री लगा के सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर इसका आंसर आ गया 760। तो अब मसला ये है कि सर जिस चीज़ की कॉस्ट 960 थी वो 760 की हो गई। इसका मतलब है 960 में से आप 760 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सर 200। तो 200 से आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री डिक्लाइन कर रही है, तो इसकी जो एडजस्टमेंट आपके पास बनेगी वो बनेगी सर 15,880। माइनस कर देंगे सर आप इसके अंदर से 200, तो आपका आंसर बन जाएगा 15,680। ये अब आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। काम कर लीजिए, वर्किंग कर लीजिए, वर्किंग के बगैर आपको ये मुश्किल होगा, जल्दी करें। फिर सर ड्यूरिंग द ईयर अहमद टुक गुड्स कॉस्टिंग फॉर 20 फॉर हिज ओन यूज। तो आपने सर यहाँ के मेंशन करना है इसके अंदर ड्राइंग्स, यहाँ मेंशन करना है सर आपने इसके अंदर परचेजेस। सर इसकी वैल्यू आएगी 420, इसकी वैल्यू आएगी 420। तो ड्राइंग्स में आप एक वैल्यू ऐड करेंगे और एक आप परचेजेस में से वैल्यू को क्या कर देंगे सर? माइनस। बैड डेट हो गए सर 300 के। तो बैड डेट का मतलब ये है कि आपके पास जो ये 18,500 वाली वैल्यू है, इसमें से सर आप 300 माइनस कर देंगे तो आपका रिसीबल बच जाएगा 18,200। फिर सर आपके पास अहमद विश टू मेंटेन द अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स एट द सेम रेट इन द प्रीवियस ईयर एज इन द प्रीवियस ईयर। अब ये ज़रा थोड़ा सा एक पार्ट है जो कि पिछले 2-3 सालों के पेपर से लगातार आ रहा है। मैं पहले आपको एक साइड में यहाँ पे वर्किंग करके दिखाता हूँ, एक फॉर्मूला दिखाता हूँ सर, उसको यूज़ कीजिएगा हमेशा एग्जाम में। अकाउंट रिसीवल की जो भी आपके पास ओपनिंग वैल्यू है उस पे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज अप्लाई कर दें, तो आपको सर बैलेंस बीडी मिल जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। सही है। अब आप अकाउंट रिसीवेबल की अगर सेम परसेंटेज है तो इसका मतलब है क्लोजिंग पे भी सर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। ये सीएल है क्लोजिंग, आपको आंसर इसका मिल जाएगा बैलेंस सीडी। अब क्वेश्चन में देखें हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग 21,100 और 18,500। तो हमने यहाँ लिखा 21,100, यहाँ लिखा हमने 18,500। अब 18,500 में से तो बेसिकली आपका 300 का बैड डेट हो गया। तो सर एक्चुअली यहाँ मुझे वैल्यू लिखनी चाहिए, यहाँ आ गया मेरे पास 18,200। तो सर मैंने इसको किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर मेरा ब्रॉड डाउन के बराबर आए। ब्रॉड डाउन गिवन है सर मेरे पास, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट के नाम से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1055 गिवन है। मैंने यहाँ के वैल्यू रखी 1055। कोई बच्चा बेटा परसेंटेज कैलकुलेट करके बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेज कितनी आ रही है? सर जी थोड़ा सा आहिस्ता आराम से बोले, समझ नहीं आ रहा। मुनीब बेटा 1.25 घंटे का पेपर है, मैं आहिस्ता बोलूंगा तो ये 5 घंटे में सॉल्व होगा। क्या करूं? सर वो 5% आ रही है। इसकी परसेंटेज आ रही है बेटा 5%। तो यहाँ आ गया सर इसका आंसर 5%। तो मैंने सर इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5%। अब बैलेंस सीडी में जाना है, ये कह रहा है सेम परसेंटेज मैं इसकी अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो मैंने सर इसकी सेम परसेंटेज 5% अप्लाई की, वह 18,200 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5% से। आंसर निकालिएगा इसका 5% आया सर। 910 बस 910 आंसर आ गया। जवाब दीजिए सर। ओपनिंग वैल्यू सर इसकी क्वेश्चन में कितनी गिवन है? सर ओपनिंग वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 1055, क्लोजिंग वैल्यू आपके पास गिवन है 1910। सर जवाब दीजिए, इसका डिफरेंस लीजिए, आंसर बताइए। 145 145 से सर आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ना सर, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका 145 से कम हुआ है। तो इसका मतलब है सर ये आपके लिए अदर इनकम है। बेटा ये इतनी लंबी लंबी वर्किंग जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये एग्जाम में करने मत बैठ जाइएगा, आपको ज़रा जल्दी जल्दी काम करना है, आपको जहन में ये सारी बातें सोचनी है। अभी तो कर लीजिए, पहला पेपर है, इसमें तो मैं टाइम लगा रहा हूँ। दूसरे पेपर में ज़रा आपको ये काम खुद से जल्दी जल्दी करना है। जल्दी कीजिए, कॉपी कर लीजिए। डन? फैज बेटा कॉपी कर लिया? जी सर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन में देखें आपके पास प्रोविजन का काम हो गया 8% बैंक लोन
टेकन आउट है ऑन 1 अप्रैल 2024, नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड येट। अब तक आपने इंटरेस्ट जो है ना वो पे नहीं किया। अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं करा हमने और हमने अप्रैल में ही लोन लिया है, तो हमने लोन लिया है 3,000 का, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सर हमारा जो लोन है वो 3,000 का है। 3,000 के ऊपर सर हम 8% चार्ज करेंगे। सर इसका आंसर चेक कीजिए आपके पास क्या आ रहा है। क्या आंसर सर इसका 240 आ रहा है? मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास 240 आ रहा है, राइट। अब आपने ये देखना आपने लोन कब लिया, आपने लोन लिया अप्रैल में और ईयर आपका एंड हो रहा है जून में, तो 3 अपॉन सर आप क्या कर देंगे इसके साथ 12। अब चेक करें सर आपका आंसर इसका इन डॉलर्स क्या बनता है। सर इसका डॉलर आपके पास आंसर बना 60, राइट। तो सर आपका टोटल आंसर आ गया 60। ये 3/2 मैंने क्यों किया, लोन मैंने अप्रैल में लिया, जून में मेरा ईयर एंड हो गया, तो सर इसका आंसर आ गया 60। अहमद ने स्टार्ट किया है बिजनेस जुलाई 1 2022 को। अगर अहमद ने 2022 में स्टार्ट किया तो आज ये 2024 एंड हुआ है, तो 2 साल हो गए। तो लिखा है सर आपने मोटर व्हीकल बाई की थी एट दैट डेट 24,000 की, और फिक्सर्स एंड फिटिंग आपने बाई किया था 3,200 का। तो मैंने यहाँ लिखा सर 24,000 की आपने मोटर व्हीकल बाई की थी आज से 2 साल पहले। तो सर 24,000 के ऊपर आप 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया सर इसको 20% से। पहले साल का आंसर आपके पास कितना आ गया, पहले साल का आंसर आ गया आपके पास 4,800। अब दूसरे साल का आंसर आप कैसे निकालेंगे, आप उसको 4,800 से क्या कर देंगे सर माइनस, इसके ऊपर भी सर आप 20% अप्लाई कर देंगे। कोई बच्चा सर इसका आंसर निकाल के बताए। 3840, आई थिंक ये सही है, आई थिंक सही है 3840। सर इसका आंसर आ गया 3840। जितनी जल्दी मुनीब सॉल्व करोगे इसको बेटा, उतना जल्दी और उतना बेहतर समझ में आएगा। मैं इसको जितना आराम आराम से अब लेके बैठूंगा, सबको बोल रहा हूँ मैं, उसको नहीं बोल रहा, उसने तो दिलेरी से क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी लोग भी जो ये समझ रहे हैं ना, मेरा पेज ज्यादा है बेटा, पेपर जो है ना वो इस टाइम में खत्म करना है। आगे देखें सर, उसके बाद फिक्सर्स एंड फिटिंग 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो उसने यहाँ पे लिखा सर मैंने आके 3,200 और 3,200 को मैंने मल्टीप्लाई किया 10% के साथ। सर इसका आंसर आ गया मेरे पास 320। तो पहले साल का भी 320, दूसरे साल का भी 320, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। मोटर एक्सपेंसेस कहाँ से आया था? बेटा 24,000 का 20%। नहीं, वो जो -48,000 का डिस्पोज किया। -48,000 का है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है भाई, पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। उल्टा समझ रहा लिखा हुआ है सर मोटर एक्सपेंसेस पेड included 1440 for motor expenses for 12 months। 1140 डिवाइडेड बाय 12। आंसर निकालिएगा इसका, आंसर बताइएगा इसका क्या आ रहा है आपके पास। 95 सर 95 एक महीने का है। अब जवाब दीजिए सर, अगर 95 एक महीने का है तो आपके पास आपने कितने महीने एक्स्ट्रा पे किए हैं। आपने अगस्त तक पे किया हुआ है, तो इसका मतलब है जुलाई और अगस्त 2 महीने आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं। तो 2 महीने जब आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं तो सर आप 95 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 190 मेरा प्रीपेड है मोटर एक्सपेंसेस का, राइट। अब आ जाते हैं सर जरा यहाँ पे, अब देखें भाई मैं आपको पेपर कराने के लिए ये प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ ना सारे, तो मैं आपको ये बात तो बताऊंगा सर, इस इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए आपको आगे ना बेटा ये भी गिवन है। अगर आप एक पेज टर्न कर लोगे तो आपको नजर आएगा आपको वर्किंग का एक और भी एरिया गिवन है। अब वर्किंग में सबसे पहले वो आपसे कह रहा है आपने रेवेन्यू निकालना है। सर रेवेन्यू निकालने के लिए याद है ना आपको, सबसे पहले आपको मैंने समझाई थी बात, रेवेन्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं सर, रेवेन्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं आके बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप यहाँ लिखेंगे सर, अब मैंने जो जो चीज़ें देखी हुई है क्वेश्चन में मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे सर आप आके बैलेंस सीडी, यहाँ लिखेंगे सर आप आके आपके पास क्वेश्चन में एक बैड डेट गिवन था, तो बैड डेट की वैल्यू यहाँ आएगी। बैड डेट मुझे याद है तो मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ 18,200 हो गई थी वैल्यू, क्योंकि 18,500 वैल्यू थी, तो मैंने 500 में से 300 का बैड डेट माइनस किया, तो क्लोजिंग वैल्यू 18,200 आई जो मैंने लिखी हुई थी। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन में पीछे और मैं ये देखूँ रिमेनिंग वैल्यूज क्या है। रिसीवेबल्स का ओपनिंग है सर 21,100 का, और मैंने कस्टमर से पैसे लिए 1,02,600। कस्टमर से पैसे लिए मैंने सर 1,02,600, और मैंने रिसीवेबल्स का मेरा बैलेंस है 21,100। तो सर मैं यहाँ आया, मैंने आके यहाँ वैल्यू लिखी सर इसके अंदर आके 21,600, और यहाँ मैंने बैंक की वैल्यू लिखी सर इसके साथ, यहाँ पे आके बैंक की वैल्यू लिखी 1,02,600। सर मैंने यहाँ के वैल्यू लिख दी अपने पास 1,02,600। सर इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे सर मुझे मिलेगा क्वेश्चन का क्रेडिट सेल्स। बेटा उसमें नीचे एडजस्टमेंट भी तो है ना बैड डेट की 300 की,
इररिकवरेबल डेट भी तो हुए 300, वो भी तो एडजस्ट करेंगे। तो पहले लिख के वो ऊपर माइनस तो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं आप तो पहले। कहाँ कर रहे हैं, लेकिन टू बी रिटन ऑफ है। अच्छा, इट्स टू बी रिटन ऑफ। चलें, अब सर आगे आ जाएं। अब सर इसकी क्रेडिट सेल्स की वैल्यू निकाल लें। क्रेडिट सेल्स बताइएगा क्या आ रही है आपके पास, एनीवन? मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सर मेरे हिसाब से इसका आंसर बन रहा है यहाँ पे 1,00,000, 100,000। नहीं सर 1,00,000 बन रहा है बेटा, फिर से चेक करो। मेरे हिसाब से क्रेडिट सेल्स 100,000 की बन रही है। 1,06,000 बनेगा तो। नहीं मुनीब, 1,00,000 बन रही है बेटा। 18,200 प्लस 300 प्लस 1,02,600 प्लस 21,600। मैं एक मिनट चेक कर लूँ। नहीं 21,600 नहीं है, वैल्यू है सर, सॉल्व नहीं कर सकते। कर सकते हैं 21,100 वैल्यू है इसकी। अब चेक करें, टी अकाउंट के बगैर कैसे सॉल्व करोगे? अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनाए बगैर सॉल्व करोगे, कंफ्यूज भी होगे। 1,00,000 वैल्यू आ गई सर इसकी। सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, 1,00,000 वैल्यू आ गई सर। आप यहाँ लिखेंगे आके आपके पास क्रेडिट सेल्स, प्लस आप इसके अंदर कर देंगे सर कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आपके पास आ रही है सर 1,00,000। मुनीब आपके पास कैश सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में शुरू में गिवन थी। कैश सेल्स की वैल्यू आ रही है आपके पास सर 5,200। सर मैंने यहाँ के वैल्यू लिखी इसकी 5,200। सर इसका टोटल फिर बन जाएगा 1,05,200। सर ये वैल्यू आ गई यहाँ पे रेवेन्यू की, राइट रॉन्ग? सही है। सही है सर। अब उसके आपके पास एक पूछता, हमने बैड डेट एक तरह से दो तरह लिख रहे हैं ना। पहले हमने 18,500 में से माइनस किया, फिर हम वापस माइनस कर रहे हैं। माइनस कहाँ कर रहे हैं? सही है सही है। माइनस नहीं कर रहे भाई, जो वैल्यू है वो लिखी। पूछो पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई, सब पूछो। इससे पहले कि ये क्वेश्चन सही है, समझ आ गया ना? अब बढ़े आगे। तो आप मार्किंग स्कीम में देखोगे ना, तो मार्किंग स्कीम में उन्होंने यहाँ पे ना बैड डेट नहीं मेंशन किया होगा, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस सीडी 18,500 किया होगा। तो बात वही है, मैं 18,000 इसको मिला लोगे तो क्या बन जाएगा 18,500, वो कंबाइन करके लिख रहे हैं बस। अब देखें आगे बढ़े, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपके पास सर ओपनिंग इन्वेंट्री आता है, प्लस आपके पास परचेजेस आता है, माइनस आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है। अच्छा परचेजेस क्वेश्चन में नहीं है, दोबारा बोलिए। आउटपुट दिया हुआ है, इनवॉइस दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है सर। तो मैं यहाँ लिखूंगा सर आके परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में मेरे पास ब्रॉड डाउन यहाँ आएगा, सीडी यहाँ पर आएगा सर, बैंक का बैलेंस यहाँ। ये तो फॉर्मेट है, आपको अब याद होने चाहिए। सर मैं गया ट्रेड पेबल्स के उसमें। अब ट्रेड पेबल्स क्वेश्चन में 8,800 और 6,300 गिवन है। तो सर मैं यहाँ वापस आया, मैंने यहाँ के मेंशन किया 8,800 और 6,300, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ मेंशन कर ली। उसके बाद सर मैं गया, मैंने देखा मैंने सप्लायर्स को पेमेंट कितने की हुई है, 61,240 की पेमेंट की हुई है मैंने। तो मैंने यहाँ लिखा आके सर इसकी वैल्यू 61,420, सही कह रहा हूँ या 64,000? 240 है सर। 61,240 सर, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। सर अब जो वैल्यू आ गई सर, उसके साथ साथ आप इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे सर आके इसके अंदर परचेजेस। सर परचेजेस निकालिएगा क्वेश्चन में। मेरी आ रही है सर वैल्यू 58,740, राइट? जी सर। सर तो आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे 58,740। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास गिवन है सर 12,640। तो आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे सर इसके अंदर आके 12,640। मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी। फिर सर क्लोजिंग मैंने एडजस्ट करके निकाली थी, याद है आपको? क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमने एडजस्टमेंट की थी, तो 15,680 उसकी वैल्यू आई थी। जी। आंसर निकाल लीजिए सर इसका आराम से। 55,700। 55,700 सर इसका आंसर आ गया। तो ये मेरा बन गया सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सर मैं जाऊंगा रेंट की एडजस्टमेंट करने। अब रेंट मुझे ये देखना है मैंने रेंट कितना पे किया है पूरे साल में। सर मैं क्वेश्चन में गया तो रेंट की जो एडजस्टमेंट है उसमें मैंने रेंट पे किया हुआ है 16,800, 16,800। एक रेंट ओपनिंग में अक्रूड है, ओपनिंग को कर देंगे माइनस, रेंट प्रीपेड क्लोजिंग को भी क्या कर देंगे सर आप यहाँ से माइनस। तो आप सर जब यहाँ आएंगे तो रेंट की वैल्यू इसके अंदर मेंशन करेंगे सर आप 16,000। हाँ टी अकाउंट बना सकते हैं। ओपनिंग को भी सर इसमें से माइनस कर दें, क्लोजिंग को भी सर इसमें से माइनस कर दें। आंसर निकालिएगा इसका।
मेरा आंसर आ रहा है सर इसका 14,400। सर यहाँ इसकी वैल्यू आ गई। अब सर क्वेश्चन में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए सर आपके पास जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे वो गिवन है सर 1920 मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया हुआ है, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी का दोनों, अच्छा क्रूड ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, ओपनिंग वाले को माइनस, क्लोजिंग वाले को मैं प्लस कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू सर मेरे पास यहाँ आएगी 1920, मैं इसमें माइनस करूंगा सर 130 और मैं इसमें प्लस कर दूंगा सर वैल्यू 90 इक्वल्स टू, सर मेरा कैलकुलेटर बता रहा है आंसर आ रहा है 1880। राइट रॉन्ग? हुसैन सही आ रहा है आंसर? फिर सर मोटर एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करनी है। सर मोटर एक्सपेंसेस हमने पढ़े थे कि मोटर एक्सपेंसेस साल में हमने कितने के पे किए हुए। मोटर एक्सपेंसेस हमने सर पे किए हुए पूरे साल के 4250 के, और नीचे आपके पास एक एडजस्टमेंट थी जिसमें आपने प्रीपेड निकाला था 190 का। तो मोटर एक्सपेंसेस में सिर्फ प्रीपेड 190 का ही एडजस्ट होगा। तो आप यहाँ जाएंगे सर, वैल्यू लिखेंगे 424250, माइनस कर देंगे सर उसमें से 190, आंसर निकाल लेंगे सर आप इसका। आंसर चेक कीजिए, सही है 4060 सर इसका आंसर आ गया। अब डेप्रीसिएशन की बात करें तो ऑलरेडी डेप्रीसिएशन आपने पीछे वर्किंग करके निकाल के दी हुई एग्जामिनर को। तो आपने जब डेप्रीसिएशन की बात करनी है सर, आपने डेप्रीसिएशन एग्जामिनर को खुद ही बताना है कि पहला डेप्रीसिएशन शायद मुझे याद पड़ रहा है हमने निकाला था मोटर व्हीकल के ऊपर 3840, हुसैन फैज चेक करो, और दूसरा हमने निकाला था सर फिक्सचर्स पे, शायद याद नहीं आ रहा, एक मिनट देखता हूँ, 320, और वो था फिक्सचर्स एंड फिटिंग के ऊपर। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर फिक्सचर्स एंड फिटिंग के ऊपर सर मैंने वैल्यू लिख दी सर आके इसकी 320। ये दोनों मेरे डेप्रीसिएशन है सर। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि आपसे कोई अदर वर्किंग वगैरह कुछ इस तरह की वर्किंग करा दे। अगर आपको लगे आपको करनी चाहिए तो आप करें, वरना आपको नहीं लगे तो आप अदर वर्किंग का कॉलम छोड़ दें। अगर आपको लगे तो आप करें। सर अब जाते हैं सर क्वेश्चन के अंदर। अब हमें सर बात करनी है किसके ऊपर? इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। अब इनकम स्टेटमेंट में ना यार, ये जो पेपर है ना इसमें एक बेवकूफ़ी है फैज, एक बेवकूफ़ी है इस पेपर में बहुत शदीद किस्म की। वो सुनो, वर्किंग उसने करवा दी आपसे सामने कॉग्स में, इनकम स्टेटमेंट का नीचे उसने मार्क्स नहीं लिखा। अब जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चन में बच्चे की ना जनरल प्रैक्टिस एक ये है, सुनना सब लोग जरा गौर से सुनना। जनरल प्रैक्टिस ये है कि वो वर्किंग करके वापस आता है। अब जब वो बेचारा वर्किंग करके वापस गया तो उसे याद आया, मेरी तरह मैं अब आपको बता रहा हूँ बच्चे ये गलती करते हैं, उसे याद आया यार ये तो सोल ट्रेडर का सवाल है, मैं तो लिमिटेड कंपनी की तरह आगे वर्किंग कर रहा था, तो वहां पे भी बहुत वर्किंग करनी पड़ी, फिर वापस आके यहाँ पे भी वर्किंग करनी पड़ी। तो जो वर्किंग आपको लगे ना आपको करनी है, आप वो कर चुके हैं अगर तो आप यहाँ पे आएंगे, स्टार्ट लेंगे आप इसको किसके साथ, आप यहाँ पे लिखेंगे सर आके इसके अंदर 2 कॉलम्स। सबसे पहले सर हम इसके अंदर मेंशन करेंगे यहाँ पे आके, आपके पास सर क्वेश्चन में आ जाएगा सबसे पहले रेवेन्यू वर्किंग करके हमने निकाला जो है वो है सर 1,05,200। हम यहाँ लिखेंगे आगे सर वैल्यू आएगी 1,05,200। इसमें से सर हम लेस करेंगे, लेस करके सर हम यहाँ पे आके मेंशन करेंगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी सर मेरे पास, मुझे तो डायरेक्ट लिख देनी चाहिए सर क्योंकि मैंने वर्किंग कर दी है वो, मेरे हिसाब से तो भाई डायरेक्ट लिख देनी चाहिए, मगर क्योंकि ये सोल ट्रेडर का क्वेश्चन है तो इसको जरा मेंशन करते हैं यहाँ पे। अभी देखिएगा जब आप ये कर रहे होंगे ना तो आपको एक चीज पता लगी, अभी करें। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो सर क्वेश्चन में आपके पास गिवन कितनी थी, वैल्यू गिवन थी सर आपके पास 12,640, यहाँ लिखा सर मैंने आके 12,640। अब मैंने यहाँ पे लिखा परचेजेस, एनीवन कोई बच्चा, बेटा हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू निकाली है उसमें जो परचेजेस लिखा है वो लिखा है 58,740। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सर 58,740। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हमने वहां वैल्यू गलत निकाली है, यहाँ हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, बताएं कौन सी एडजस्टमेंट भूल गए हम? कोई एडजस्टमेंट है जो कि हम भूल गए? है ही नहीं क्वेश्चन में वेरी गुड, ड्राइंग्स माइनस होंगी सर, ड्राइंग्स की थी ना हमने 420 वाली सर, वो माइनस करना हम वहां भूल गए। तो सर एक तरह से आपको ये बचा भी रहा है। सर आंसर निकालिएगा इसका, आंसर निकालिएगा इसका। सर इसका आंसर आपके पास आ रहा है 5832। तो सर मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, मेंशन किया, इसका आंसर आ गया मेरे पास सर 5832। तो यहाँ मेंशन कर देंगे सर 58, पूरा बताइए 3200
320 58,320 उसमें से सर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को सर माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को सर मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अब जब क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने माइनस किया तो वैल्यू आ रही है सर इसकी 15680 76, हाँ 200 का डिफरेंस था सर। इसको अब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो सर हमारे पास अब आएगा सही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सर जरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लीजिए। 5528 55,280 280 सर इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो सर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सर जरा ग्रॉस प्रॉफिट चेक कीजिए। 49,920 49,920 सर 49,920 इसका आंसर आ गया। उसके बाद सर आपके पास आपको ये देखना है कि आपकी कोई अदर इनकम क्वेश्चन में तो नहीं है। तो है नहीं वो तो अभी पता चल जाएगी। वैसे है सर, अदर इनकम की हेडिंग डालेंगे। एक इनकम सर हमने अभी थोड़ी देर पहले एक नाम से लिखी थी जिसका नाम था सर रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर मैं सही हूँ तो मुझे याद आ रहा है 145 है। चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा पुराना हो गया तो याद नहीं आ रहा। हाँ रिडक्शन जो है सर वो 145 का अदर इनकम है। ये जो हमने सबसे पहले अदर इनकम में इसको सॉर्ट किया था सर। यहाँ गया मैंने आके यहाँ पे यहाँ लिख दिया सर इसके अंदर रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद सर आप इसके अंदर यहाँ पे आके इसके अंदर लेस करेंगे। लेस करके सर आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे सर एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस जो है ना सर वो हमें ज़्यादा नहीं, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस हमने बहुत सारे अच्छे खासे जो है वो एडजस्टमेंट में वहाँ कर दिए सॉल्व। सबसे पहले सर हमारे पास कैरेज आउटवर्ड्स है। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद सर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, फिर जनरल एक्सपेंसेस हैं, फिर मोटर एक्सपेंसेस हैं, फिर रेंट है। तो सर सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैंने आके लिखा सर यहाँ के कैरेज आउटवर्ड्स आएगा। मेंशन करते हैं सर यहाँ पर आके इसकी वैल्यू को, कैरेज आउटवर्ड्स। सर कैरेज आउटवर्ड्स की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो है सर 1040। तो आप सर यहाँ पे मेंशन करेंगे सर 1040। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में चेक करें आपके पास क्या गिवन है। उसके बाद गिवन है आपके पास जनरल एक्सपेंस। मैंने लिखा यहाँ के सर आपके पास वैल्यू आ रही है जनरल एक्सपेंस। एनीवन जनरल एक्सपेंस भी डायरेक्ट लिखना है बेटा। वैल्यू बताओ 3600 है। खजर बोलो बेटा 3600 है क्वेश्चन में। जी सर 36 है। 3600 है। फिर उसके बाद सर रेंट, रेंट पे सर हमने एडजस्टमेंट की हुई है। डायरेक्ट लिखे हैं वर्किंग, वर्किंग की हुई आपने रेंट की। रेंट की वैल्यू है सर 14,400। तो आप सर यहाँ के वैल्यू लिखेंगे सर इसकी 14,400। दोबारा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सर रेंट के बाद आपके पास सर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी है। सर इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू भी सर हमने यहाँ निकाली हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 1880। सर हमने यहाँ के 1880 सर 1880 हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस निकाल दिए। फिर सर हमारे पास वैल्यू है सर इसकी मोटर एक्सपेंसेस की 4060। तो सर हम यहाँ आएंगे, यहाँ वैल्यू लिखेंगे आके 4060 और यहाँ लिखेंगे सर हम आके इसके अंदर मोटर एक्सपेंसेस। ये भी वैल्यू सर हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर सर एक बैड डेट क्वेश्चन में गिवन है, इररिकवरेबल डेट। तो सर हमने बैड डेट्स को यहाँ लिखा और बैड डेट की वैल्यू सर मैंने यहाँ के लिखी 300। फिर सर उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है मोटर एक्सपेंसेस के बाद डेप्रीसिएशन। तो हमने यहाँ के सर मेंशन किया डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल और डेप्रीसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग। मोटर व्हीकल की वैल्यू सर हमारे पास क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन उसकी आ रही है 3840। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सर 3840। दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी सर 320। फैज एक और एक्सपेंस रह गया, कौन सा? सर वो लोन हो गया ना। लोन पे जो इंटरेस्ट है वो रह गया सर। लोन इंटरेस्ट हमारे पास 60 का निकला था। कुछ चीज़ें याद रखिएगा सर एग्जाम में, सर इनको प्लस कर लीजिए। सर 29,500। सर इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास सर 29,500। 29,500 को सर इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास सर क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 20,565। 20,565। बेटा अगर आपने ये सब कुछ बिल्कुल सही किया है तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आपको मिलेंगे सर, इस पर मैं आपको मार्क्स दिखाता हूँ। अरे मुनीब बैड डेट एक्सपेंस है बेटा, क्या कर रहे हो? बैड डेट एक्सपेंस है। यहाँ देखो बेटा आपके पास 17 मार्क्स का ये पूरा, तो आउट ऑफ 30 17 मार्क्स तो आपको यही मिल गए, राइट। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन में आते हैं सर। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स व्हाई द एडजस्टमेंट 5, 6, 11 ऑन पेज 2 वर मेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने सर ये सारी एडजस्टमेंट्स मतलब
किए हैं तो ये क्यों किए हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अक्सर बच्चे, अच्छा मैं बच्चों से पूछता भी हूँ, मैं ये बात ज़रा बच्चों से ना 1 मिनट रुक के ज़रा पूछता भी हूँ, 2 मिनट। देखो बेटा, पहला हाँ वाला, सर यही समझ नहीं बेटा, गुड्स फॉर ओन यूज़, आपने गुड्स फॉर ओन यूज़ को बिजनेस एक्सपेंस नहीं बनाया। आपने गुड्स फॉर ओन यूज़ को बिजनेस एक्सपेंस नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, बल्कि आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ओनर घर लेके चला गया, ये आपने कहा जब ओनर ही घर लेके चला गया तो मेरी परचेजेस में से मैंने इस वैल्यू को क्या कर दी सर, माइनस। तो जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हुआ, ओनर अपने ओनर की अकाउंटिंग नहीं करनी, तो ओनर घर लेके गया तो वो तो ओनर का एक्सपेंस हुआ। आपको यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैंने यहाँ लिखा सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और आप नीचे इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन में मेंशन करेंगे कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। लिखें मेरे साथ साथ, ओनर एंड बिजनेस आर टू separate entities and we do accounting for business। हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। लिख ले इसको, डन। अच्छा जी, अब सुने सर, सेकंड पार्ट में आ जाएं। लिखा हुआ इररिकवरेबल डेट। अब बताओ मुझे फैज, क्या कनेक्ट करूं? वो तो प्रूडेंस आ बिल्कुल सर, ये तो प्रूडेंस है सर। प्रूडेंस क्या कहता है सर? एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड। तो सर मैं यहाँ लिखूंगा आके सर, एसेट्स या एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड, नेवर बी ओवरस्टेटेड। थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दो इसकी। तो हमने बैड डेट को माइनस क्यों किया? फ्यूचर एक्सपेंसेस को पहले से रिकॉर्ड कर पहले से रिकॉर्ड करने के लिए। ये तो इररिकवरेबल डेट की बात कर रहा है ना, ये तो एक्सपेंस हो गया है। तो द एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड। एस्टिमेटेड एक्सपेंस तो याद रखना, एस्टिमेटेड एक्सपेंस तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा। ये बैड डेट है, ये तो कंफर्म्ड एक्सपेंस है। तो बैड डेट का तो मतलब ये है कि ये तो कस्टमर अब हमें पैसे नहीं देगा। मेरी बात समझ में आई? ये कस्टमर तो अब हमें पैसे नहीं देगा। तो आप इसके आगे एक्सप्लेन करें, द क्रेडिट कस्टमर, नाउ द क्रेडिट कस्टमर। won't be giving us our money. हाँ ऐसा That's बिल्कुल why. है। द क्रेडिट कस्टमर विल नॉट पे, the credit customer will not be able to pay, will not be able to pay the amount owed to business, amount owed to business. So we need to write off, the amount from the books, from accounting books या from the books। from the books भी काफी है, लिख लीजिएगा सर, यहाँ तक ये बात लिख ली। डन। अब चलें सर, आगे बढ़ते हैं सर। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर मोटर एक्सपेंसेस, मोटर इंश्योरेंस। सर मोटर इंश्योरेंस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया होगा आपने? मोटर इंश्योरेंस याद, वेरी गुड सर। इस पे आपने लगाया होगा मैचिंग प्रिंसिपल। क्या मैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन लिखवाऊं या इसकी आप खुद लिख लेंगे? आई थिंक यार सर ये कि अगर बैड डेट रिकवर हो रहा होगा तो ये तो उसकी क्या मतलब, अगर वो भी मैचिंग प्रिंसिपल। और आप उसमें प्रूडेंस का लास्ट वाला पॉइंट भी लिख सकते हो फैज। लास्ट पॉइंट क्या होता है? इनकम शुड ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज। तो जब वो रिकवर हो गई तो हमने रियलाइज करके उसको इनकम बुक किया। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब मैं मैचिंग प्रिंसिपल नहीं लिखवा रहा यार, पूरे साल लिखवाता रहा हूँ कि एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर irrespective of whether the expense has been paid or not। ऐसे ही लिखवाया ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कह रहा है। तो आपने क्या किया? मैचिंग प्रिंसिपल साथ में ये भी कहता है कि रेवेन्यू भी उस साल के एक्सपेंस से मैच करो। तो आपने क्या किया हुआ है? आपने 2 महीनों का एक्सपेंस एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो आपने उसको उसमें से निकाल दिया। एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, पूरी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि आपने जुलाई और अगस्त का रेंट जो है वो इसमें से कम कर दिया या निकाल दिया। आ गई बात समझ में? फिर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब सर आ जाए इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास लिखा हुआ है सर, अहमद हैज बीन ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू परचेज लार्जर प्रेमिसेस ऑफ 85,000। आपको सर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप एक बड़ा सा प्रेमिसेस बाय कर लें। अच्छा, अब मैं पहले तो ना, आज पहली क्लास है, हो सकता है भाई मैं लास्ट क्वेश्चन तक ही ना पहुंच पाऊं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं एक दफा आपको ऐसी बातें समझाऊं तो आपको हर पेपर में समझ में आए वो बातें कम से कम। अनीक अलियास सर गौर से सुनो ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। फैज गौर से सुनो।
इसमें ना बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रियलाइज कीजिए। एक लार्जर प्रेमिसेस बाय करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा एक्सपेंस करने जा रहे हैं। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं तो आप जो है ना वो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं तो आप बैंक लोन लेंगे। पहली बात तो ये समझ लें, मतलब वाजे कर लेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप बैंक लोन लेके तनख्वाह दे दें, सैलरी नहीं देते आप उससे, वो तो आपको फिर बहुत महंगी पड़ जाएगी सैलरी। लिखा हुआ है फॉर 85,000 विच वुड अलाउ हिम टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू, विच वुड अलाउ हिम। क्वेश्चन में ज्यादा इंटेंडेशन इस बात की है कि रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा, गारंटी नहीं है बट बढ़ जाएगा। विच वुड अलाउ हिम, ये नहीं लिखा देयर आर चांसेस दैट रेवेन्यू विल इंक्रीज, नो, विच वुड अलाउ हिम बढ़ेगा। लिखा हुआ है एज ही डज नॉट हैव सफिशिएंट पर्सनल फंड टू मेक द परचेज ही इज कंसीडरिंग टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये है कि बैंक लोन अप्लाई कर दें, कवर कर दें सारी प्राइस, परचेज प्राइस, पूरी प्राइस बैंक लोन की, यानी 85,000 आप पूरा का पूरा बैंक लोन ले लेंगे। और सर द बैंक लोन वुड बी रीपेबल ओवर 10 years एंड द इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट 8% पर एनम। 85,000 का जरा बेटा 8% निकालो, आंसर बताओ। 6,800। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 6,800, तो हमारे पास सर इसका आंसर आ जाएगा 6,800। हम यहाँ लिखेंगे सर आंसर आएगा 6,800। तो ये आपका एक साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस बना। अब जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो तो पे करना है, 10 साल तक पे करेंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 68,000 इंटू कितना हो गया 10 years, 10 साल तक आप पे करेंगे, प्लस कर लें। एक तरह से 1,53,000। इसका तो टोटल बताओ क्या आ रहा है, 68,000 इंटू 10, 68,000। तो टोटल आपके पास तकरीबन जो है वो 1,53,000 की पेमेंट होगी। दूसरा ऑप्शन है अहमद ब्रदर हैज ऑफर्ड, उसके भाई ने ऑफर किया है कि वो इक्वल शेयरिंग पार्टनर बन जाए। He would introduce all the cash required to complete the purchase in exchange for 50% of the future profit। 50% का पार्टनर बनना चाह रहा है और 85,000 सर वो लगाना चाह रहा है। अब जरा मैं यहाँ जाता हूँ, आपसे आके मेरी बात तो सुनो सर। जरा जब भी एक्सपेंस की बात आए तो फौरन से ना अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जरूर चेक कर लें। आपके बिजनेस की इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, इस वक्त की कंडीशन वो ये है, वो क्या है सर, वो कंडीशन आपके पास है 20,500 के करीब का आप प्रॉफिट बनाते हैं, जिसमें से अगर मैं लोन ले लूं, और अगर रिस्क की बात कह रहा हूं मैं, रिस्क ये है कि अगर फर्ज करें मेरा रेवेन्यू ना बढ़े तो सर मुझे 20,000 तकरीबन 650 में से 6,800 तो सर मुझे एक्सपेंस पे करना पड़ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ये बात समझ आई किसी को? 13,000 का प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू नहीं बढ़े, वरना चांस है, क्वेश्चन में तो लिखा है कि रेवेन्यू बढ़ जाएगा अगर आप प्रेमिसेस ले लेंगे। मगर सुने, आप 85,000 वाली प्रॉपर्टी के ओवर द पीरियड ऑफ 10 years आप तकरीबन 1,53,000 देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ऑप्शन ये है कि भाई ज्वाइन कर ले, भाई ज्वाइन कर लेगा तो भाई 85,000 आपको लोन नहीं है, फिर तो वो 85,000 आपको रीपे नहीं करने। दूसरी बात, आपके पास कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी को नहीं देना, लेकिन आपको उसको हमेशा अपना 50% का बिजनेस का पार्टनर बना के रखना है। लेकिन पार्टनर के होने के बहुत फायदे हैं। पार्टनर के होने का फायदा ये है कि मल्टीटास्किंग हो जाएगा बिजनेस, मल्टी स्किल्ड हो जाएगा बिजनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएगी, रिस्क शेयर हो जाएगा। फिर हाँ, फिर क्या होगा सर, लेकिन नुकसान ये होगा कि शायद प्रॉफिट आपको देना पड़े, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो शेयर करा लेंगे। बिजनेस इनोवेटिव हो जाएगा। हो सकता है उसका भाई जो है वो ऑपरेशंस में बेहतरीन आदमी हो, मार्केटिंग का बेहतरीन आदमी हो, फाइनेंस का बेहतरीन आदमी हो। दोबारा से बोलिए। पावर जा सकती है, मतलब कंट्रोल लूज हो सकता है। कंट्रोल तो लूज होगा ही होगा ना, दो बंदे होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है? क्वेश्चन कह रहा है एडवाइस, दोनों ऑप्शन सही हैं, आप मुझे बताएं आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। आप पहले मुझे ये बताइए। पार्टनरशिप। अच्छा, अब देखो दो आंसर आए, देखो देखो गौर से सुनो सब लोग, सब लोगों के पास ना दो आंसर्स आए, एक ने एक आंसर दिया, दूसरे ने एक आंसर दिया। आप किसी भी आंसर को चूज करें, गौर से सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसमें से किसी भी आंसर को चूज कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं है आप ऑप्शन 1 चूज करें, जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन 2 चूज करें, आप कोई भी आंसर चूज कर सकते हैं, ये मैं आपको डेफिनेट बात बता रहा हूँ। मगर आपने करना अब ये होगा, सुनिएगा क्वेश्चन में लिखा है। अच्छा जी, अच्छा जी, सॉरी यार फॉर द डिस्टर्बेंस, पता नहीं कहाँ से एक्साइटिंग किस्म का जो है ना वो फ्लू हो गया। सर अब मेरी बात सुने, लिखा हुआ एडवाइस वेदर he should go ahead with either of these options, justify by discussing both financial and non-financial rewards। ये कह रहा है either with these, go ahead either with either of these, किसी एक के साथ जाना है आपको। आपको क्या लगता है सर,
जिसको लगता है ऑप्शन 1 बेटर है, जिसको भी लगता है सर ऑप्शन 1 बेटर है, वो इसके एडवांटेजेस ज्यादा बताएगा। जिसको लगता है ऑप्शन 1 बेटर है, वो उसके डिसएडवांटेजेस कम बताएगा। जिसको लगता है ऑप्शन 2 बेटर है, वो उसके एडवांटेजेस ज्यादा डिस्कस करेगा और डिसएडवांटेजेस सर इसके कम डिस्कस करेगा। सर यानी मैं क्या, हाँ बोले बोले। कंपैरिजन भी तो करना होता है ना। हाँ शायद, हाँ प्रिंट कर देना, गाड़ी में छोड़ देना प्रिंट करके। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो सब लोग। देखिए कंपैरिजन भी तो करना होगा ना दोनों को। कंपेयर तो ऑटो हो जाएंगे ना, फिर वो आप कह रहे हैं कि एक तरफ एक चीज अच्छी है एक चीज बुरी है। जैसे फर्ज करें, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेटर है, मैं अच्छा कोई एक ऑप्शन बेटर है, तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आप इस बंदे का नाम पिकअप करें। इस क्वेश्चन में इसका नाम है अहमद। आप यहाँ से स्टार्ट लें इसको इसको यहाँ आप ये देके बता सकते हैं, अहमद कैन चूज, मेरे साथ साथ लिखिए, अहमद कैन चूज ऑप्शन 1 as he will not be as he will not be as he will not be losing his control over the business, his control over the business, and will pay back the loan as he can pay back। ये लाइनें आती हैं हाँ यार ये लाइनें आ रही हैं और बहुत सारी आ रही हैं। करके डिस्कनेक्ट करें ना वापस। एज ही कैन, यार ये मेरे आईपैड में ना ग्लिच आ गया, 2-3 दिन से आ रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। एज ही कैन पे बैक द इंटरेस्ट एक्सपेंस, स्टिल यार 1 मिनट देना, मैं इसे बंद करके दोबारा से ऑन करूं। पेन से को डिस्कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट करके मैंने करी हुई है कनेक्ट यार। एक मिनट देना बस यार। थैंक यू दो। अच्छा जी, यहाँ ये वापस सर आपके पास क्या आया, आपके पास आया अहमद कैन चूज ऑप्शन 1 as he will not be able to lose the control over his business and will pay back the loan, and we can pay back the will pay back the loan and can pay the interest expense with the current लेवल या करंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उसके पास इतना प्रॉफिट तो अभी भी मौजूद है कि वो आराम से इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर देगा। तो उसका प्रॉफिट ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू लाइक। हाँ एंड अहमद मे बी एबल टू, कंफर्म नहीं है इसलिए मे बी लिखना पड़ेगा, मे बी एबल टू generate more profit while having larger business premises, राइट, लिख लिया यहां तक।
डन। अच्छा, जाइम कह रहा है ऑप्शन 2 बेटर है, तो आप लेस रिस्की ऑप्शन पे ऑप्शन 2 की बात कर सकते थे। लेकिन जिस ऑप्शन को भी जाइम चूज करना बेटा, मैं बता रहा हूँ उसके एडवांटेजेस ज्यादा बताना। अब देखो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 7। मैंने ये एडवांटेजेस बताए सर अब तक इसके 3, कि लोन पे बैक हो जाएगा, कंट्रोल अपने पास वापस आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और बताऊं सर, एक और भी बताऊंगा सर, वो देखें सुने। इफ फुल स्टॉप डाल के लिखें, इफ बिजनेस फॉर्चुनेटली expands and can make greater profit than expected, comma, business still be required to pay the same interest expense on the loan payable amount। सही है ना फैज? बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया तब भी हमें इतने ही पैसे पे करने हैं, तो हमारा एक्सपेंस फिक्स है। आई बात समझ में? ठीक है। ये भी इसका एडवांटेज हो गया। अब हमने 4 एडवांटेज दे दिए। अब हम ऑप्शन 1 के ना डिसएडवांटेज तो देंगे लेकिन कम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। आप ज्यादा देंगे तो फिर तो आपने गलत ऑप्शन चूज किया। ऑप्शन 1 आपको ये लग रहा है। अब मैं ना जो पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस हैं वो डिस्कस करूंगा। मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूं और एक एडवांटेज डिस्कस करूं पार्टनरशिप का। अब आप यहां के लिखेंगे सर, इसके बाद आप लिख सकते हैं सर मोर ओवर क्या लिखूं फैज? सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या इन पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का लिखेंगे या हम उसका लिखेंगे ऑप्शन 1 का? ऑप्शन 1 को मैं साथ साथ ही मिला दूंगा ना। हाउएवर इन पार्टनरशिप देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, and managerial problems। there are chances of conflicts and managerial problems। and Ahmed's brother will be entitled for 50% share of profit till he remains in business। जब तक वो रहेगा तब तक उसको 50% का शेयर पे करेंगे। आगे बताइए सर। हाउएवर, अब यहां पर आते हैं, बात को चेंज करते हैं। हाउएवर ऑप्शन 1 हैज a risk of interest payments and unlimited liability as sole trader is an unincorporated business। सोल ट्रेडर इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। ये रिस्क इसको लेना है। और ये बात समझ में? तो मतलब पार्टनरशिप सही है। पार्टनरशिप को जस्ट मैंने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया ना। मैंने पार्टनरशिप की जस्ट एक बात की कि अगर मैं ऑप्शन बी पे जाता तो मुझे पार्टनरशिप का ये नुकसान हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो मतलब सर अगर कभी भी आए हमारे पास तो आप जो चूज करना उसके पहले एडवांटेजेस अच्छे लिखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज में कंपैरिजन कर देंगे अलोंग विद अदर ऑप्शन। हाँ ऐसे 7 मार्क्स है ना।
मार्क्स समझो, 5 मार्क्स होता ना तो मैं अदर ऑप्शन पे जाता ही नहीं। मैंने दूसरे ऑप्शन को इसलिए चूज करके बताया क्योंकि मैं ऑप्शन 1 पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टनरशिप में आते ही ना कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू, एक आध तो डिसएडवांटेज दूसरे का भी बताएंगे ना, ठीक है। कुछ तो पॉइंट उसका भी डिस्कस करेंगे। और ऊपर आपने एडवाइस किया हुआ है कि आप ऑप्शन 1 पे जाना चाहते हैं, तो सर यहाँ आपके पास ये 7 मार्क्स की कहानी जो है ना, ये आपकी यहाँ पे आके डेफिनेट हो गई। डन है सब लोग? आ जाए सर अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डब्ल्यू लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31 दिसंबर 2024। आगे लिखा हुआ आपके पास सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। सेल्स रेवेन्यू गिवन है आपके पास सर 7,20,000 का। फिर आपके पास सर ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है सर 76,000 की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है आपके पास 1,65,000 के। फाइनेंस कॉस्ट आपके पास गिवन है सर 20,000 की। टैक्सेशन आपके पास गिवन है सर 16,000 का। सेल्स रेवेन्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट और टैक्सेशन। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है आपके पास सर, और उसमें आपके पास गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, 8% डिबेंचर। फिर आपके पास गिवन है करंट लायबिलिटी। फिर लिखा हुआ है कैश सेल्स वर्थ 15% ऑफ द टोटल सेल्स। तो भाई सेल्स रेवेन्यू हमारे पास गिवन है 7,20,000। 7,20,000 का जल्दी से बच्चों 15% आंसर निकाल के बताओ। एक सेकंड। 1,08,000। 1,08,000 सर इसका आंसर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है आपको सर, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो सर हम 7,20,000 का 7,20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर 35% से, सर हमारा जीपी निकल आएगा। सर जीपी बताइए क्या आ रहा है? सर 2,52,000। इसका आंसर आ गया सर 2,52,000। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स है वो 6% है सर। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम 6.5% है। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये होता है कि सर आपने कॉग्स को, सीओजीएस जो आपके पास कॉग्स की वैल्यू है, उसको सर आप डिवाइड करेंगे कितने के साथ? एवरेज इन्वेंट्री के साथ। अब ये इसका आंसर आ रहा है 6.4, तो आपका आंसर यहाँ आ गया 6.4। अगर मैं किसी तरह कॉग्स निकाल लूँ या मैं किसी तरह एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूँ, तो दोनों में से कोई भी चीज मैं निकाल लूँ, और मैं निकाल सकता हूँ कैसे? सर यहाँ देखिए आपके पास रेवेन्यू गिवन है, और आपके पास सर रेवेन्यू के साथ साथ क्वेश्चन के अंदर सर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। तो सर अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सेल्स में से अगर आप क्या माइनस कर देंगे? कॉग्स, तो इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा? जीपी। तो इसका मतलब है 7,20,000 में से आप 2,52,000 को यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस। आंसर निकालिए सर इसका। कॉग्स आ गया आपके पास, कॉग्स का आंसर बताइए। 4,68,000। 4,68,000 सर आपके पास। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? कॉग्स। अगर ये वैल्यू आपके पास आ गई तो अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा, गौर से सुनिएगा। तो कॉग्स का फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँ, मैं यहाँ लिखूँ सर कॉग्स आपके पास आ गए सर 4,68,000 के, आपने उसको डिवाइड कर दिया 6.4 से, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। सर आंसर निकाल लीजिए जरा एवरेज इन्वेंट्री का। 73,125। 73,125 सर, ये आपके पास ये प्योर टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। सर आगे लिखा हुआ आपके पास कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर इन डेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 शोइंग द फॉर्मूला यूज्ड। आपके पास जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके लिए बात कर रहा है वो। सर लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, फॉर्मूला आपके पास क्या है सर? फॉर्मूला आपके पास है सर ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। थोड़ा सा अच्छा करके अगर आपको समझ में इसको यूं करना है तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कीजिए, और सर नीचे इसकी वैल्यू को मेंशन कीजिए। सर ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास गिवन है 66,000। 66,000 इसको आपने डिवाइड कर देना है सर। आपके पास जो सेल्स की वैल्यू है वो है क्रेडिट सेल्स की वैल्यू है सर आपके पास, ये माइनस करके निकलेगी। मतलब 7,20,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 85% से। 6 लाख। क्या वैल्यू आ रही है? 6 लाख 6 लाख 6 लाख 12,000 सर। 6,12,000 सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। तो 6,12,000 को सर मैंने यहाँ जाके रखा,
एक मिनट दीजिएगा सर, इसको डिवाइड किया मैंने, क्या वैल्यू थी 6,12,000, और सर फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 365 से, आंसर बताइएगा 39.36 39.36 डेज। सर आंसर आ गया, 2 मार्क्स मिले आपको। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्कअप, एनीवन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा सर? gross profit margin दोबारा बोलिए। मार्कअप परसेंटेज टोटल रेवेन्यू पे लगता बिल्कुल सही है सर, मार्जिन अप्लाई होता है किसके ऊपर, मार्जिन अप्लाई होता है सर रेवेन्यू के ऊपर, और मार्कअप अप्लाई होता है, लिखिएगा अभी, मार्कअप अप्लाई होता है सर किसके ऊपर, मार्कअप अप्लाई होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर। ये डिफरेंस आ गया सर इसका। स्टेट द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला आपके पास इन टाइम्स होता है कॉग्स अपॉन, आप क्या कर देते हैं सर, एवरेज इन्वेंट्री। सर 1 मार्क मिल गया आपको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए देखिए हमने क्या किया, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन, आप इसको अपॉन कर देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं 2। अब ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितने की है, क्वेश्चन में जाके देखते हैं सर, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 76,000 की, तो मैंने यहाँ के सर मेंशन किया ओपनिंग इन्वेंट्री सर मेरे पास आ गई 76,000 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर सर मैंने x कर दिया, डिवाइडेड बाय सर मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज इन्वेंट्री मैंने अभी क्वेश्चन में निकाली है 73,125, ये मैंने निकाली। अब मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके रखा सर, वैल्यू यहाँ पर आएगी सर इसकी 73,125। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लीजिए और मुझे बता दीजिए। 2 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 76,000 को उधर माइनस करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। 73,125 इंटू 2 माइनस 76,000 इक्वल्स टू एक्स 7 250 70250 70,250 70,250 सर, इसके आपको मिल गए सर 3 मार्क्स, मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए सर इसको, डन। सर लिखा हुआ है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पता नहीं क्यों बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे नहीं पता भाई। अगर ये सोल ट्रेडर का क्वेश्चन है, देख लीजिए ना, अगर ये सोल ट्रेडर का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला कुछ और होगा, और अगर ये लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन है, लिमिटेड कंपनी में आप फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। लिमिटेड कंपनी का फॉर्मूला होगा सर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस आप इसके अंदर कर देंगे कैपिटल या इक्विटी। सर अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, नहीं है, या गिवन है, निकाल सकते हैं? बहुत आसान है निकालना, कैसे निकालेंगे सर? ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास गिवन है 2,25,000, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सर 2,52,000 सर मेरे पास जीपी है, जीपी में से सर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं 1,65,000 को, तो सर जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा मेरे पास ऑपरेटिंग 7,000 सर हमने करंट एसेट माइनस कर वो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्यों नहीं किया? दोबारा बोलो। सर हमने करंट एसेट सॉरी टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्यों नहीं किया वो फॉर्मूला में? अच्छा वो फॉर्मूला ना, वो बेसिकली फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो उसकी चीजें देखो यहाँ पे मेंशन है सारी। सर ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री तो दी हुई है हमें। सही है, टोटल एसेट्स के लिए नॉन करंट एसेट्स सही है, वो कहाँ से लाएं, खुद चेक करो, ये बात भी है सर। है ना, तो वो फॉर्मूला तो वहाँ यूज कर सकते होंगे, और पहली अटेम्प्ट में ना ये फॉर्मूला यूज करना पहले मुस्तफ़ा, वो फॉर्मूला बाद में इस्तेमाल करना। सही है, पहले ये कोशिश करना इस फॉर्मूले से सॉल्व हो। आंसर बताओ बेटा फैज, मुस्तफ़ा आंसर बताओ। 87,000 सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 87,000। अब 87,000 याद रखना ये प्रॉफिट है। अब आपके पास शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग, इन दोनों को आप कर दें आपस में प्लस। इन दोनों को प्लस क्यों करना जरूरी है बेटा, इक्विटी इन दोनों को प्लस करके आती है, इन दोनों को प्लस कर दें, आंसर बताएं। सर 6,45,000 6,45,000 सर, इसका आंसर आ गया। अब 6,45,000 मेरी सर इक्विटी हो गई, डिबेंचर मेरी लाइबिलिटी हो गई।
सर और 87,000 मेरे पास यहाँ आ गया, तो सर अब जब मैं इसके फॉर्मूले में जाऊंगा तो मैं लिखूंगा सर 87,000 का, सर सॉरी कैलकुलेशन सामने लिखनी है, 87 87 है ना, ऊपर 87 है, 6 और नीचे 6,90,000। और नीचे आ गया सर इसका आंसर सर आपके पास 6,90,000, और सर इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने सर 100 से, सर इसका आंसर निकाल लीजिए। सर 12.6% आ रहा है। आंसर आ गया सर आपके पास 12.6%। और यहाँ देखो यार, ये जो लिखा हुआ है ना, डू नॉट राइट एनीथिंग आफ्टर दिस मार्जिन, खुदा के लिए मत लिखिएगा, चेक नहीं होता होगा। इस मार्जिन के बाहर एक मार्जिन लगी होगी आपके पास सीधी सीधी, उस सर मार्जिन 2 टेस्ट लिखना है तो 12.61 12.61 आंसर आ गया सर इसका, 12.61 आंसर लिख दिया, 0869। सही है, 12.61 इज राइट लिखा भाई। जी बोले बोले बोले। सर 2:30 दूसरी क्लास है। चलो मैं तुम्हें 5 मिनट में छोड़ देता हूँ। लिखा हुआ डायरेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड यूज द अकाउंटिंग रेशियोज टू कंपेयर द कंपनीज प्रोग्रेस विद अदर बिजनेसेस। They are aware that such comparison should only be made with companies in similar business sectors, but are also aware that such comparison has limitations. क्वेश्चन कह रहा है लिमिटेशन के बारे में बात करें, रेशियोज की लिमिटेशंस। एक लिमिटेशन कोई बताएगा? एक्सपीरियंस पे बनती है सर। दोबारा बताइए। फ्यूचर को नहीं बताता, वो पास्ट एक्सपीरियंस को बताता है। पहली बात तो ये कि सर अब सबसे बड़ी लिमिटेशन ही इसकी ये है कि ये सर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। पास्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैन ओनली बी मेट, लेकिन सर पास्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैन, या पास्ट इवैल्यूएशन का वर्ड चलो करेक्ट करो, A2 में आके लिखना, पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस कैन ओनली बी मेड, कैन ओनली बी मेड बाय रेशियो एनालिसिस। और कोई बच्चा इसके लिमिटेशंस रेशियोज के? अगर एक कंपनी का प्रॉफिट, फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए वरना मुश्किल हो जाता है। दोबारा बोलो। फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। किसमें फ्लक्चुएशन? विच स्टेटमेंट इज राइट? किस चीज की फ्लक्चुएशन? It only takes accounting financial factors. हाँ चलो, इसकी लिमिटेशन में ये तीसरा लिखना चाहिए था वैसे जैन, सही बोल रहे हो कि ये सिर्फ अकाउंटिंग फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखती है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को तो ये देखती भी नहीं है। मैं ये बात थर्ड में लिखता हूँ, इट ओनली कंसिडर्स फाइनेंशियल फैक्टर्स नॉट द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन से होंगे? अरे यार फर्स्ट करो, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, हम क्या करें? सर्दी पड़ने लग जाए, गर्मी हो जाए, डंपर जल जाए, हमारा डंपर जला दे कोई, पता चला कंपनी की गाड़ी निकली थी केमिकल लेके, वो जो डंपर के हादसों में लोग आग लगा रहे थे, 8 उनके डंपर जले, 2 आपके जल गए बिला वजह, वही जल गए। आगे बोलें, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे बात नहीं है। और बोलें सेकंड कोई पार्ट बोले, मैं सेकंड का इंतजार कर रहा हूँ। रेशोज की लिमिटेशन क्या होती है? जैसे वेरिएंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं पर वो स्पेसिफाई नहीं होते कि क्या वेरिएंस किस वजह से डिफरेंस आ रहा है। मतलब कोई एक एग्जांपल दो ना, एग्जांपल भी तो देनी पड़ेगी उसे, कोई एक एग्जांपल दो। आप ये नहीं बता सकते कि मटेरियल की वजह से कॉस्ट बढ़ी, आप ये नहीं बता सकते लेबर की वजह से कॉस्ट बढ़ी। आ रही है बात समझ में? इट ओनली आइडेंटिफाइज, इट नेवर स्पेसिफाइज द एक्सपेंस। आप यहां लिख सकते हैं इट ओनली आइडेंटिफाइज द डिफरेंसेस या वेरिएंसेस बट नेवर स्पेसिफाइज। उसको ये नहीं पता होता कि सैलरी की वजह से ऐसा हुआ, बट नेवर स्पेसिफाइज द वेरिएंसेस, किसकी वजह से आ रहा है ये नहीं निकालते आप। तो A2 में एक टॉपिक आएगा जिसको देख के आप बताएंगे कि किस वेरिएंस को आप, उसमें वेरिएंस एनालिसिस आएगा, तो वो एक एक करके बात करेंगे उसमें। सर ये आ गया आपके पास 3 पॉइंट, यहाँ तक आ गया सर हमारे पास, ये भी खत्म। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और उसके बाद हमारे पास सर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत कंपलसरी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है ना, वो जो जितने भी बच्चे परेशान घूमते हैं ना, ये उनके लिए ये क्वेश्चन है। अब एक मसला है यार, मेरी एप्पल पेंसिल जो है ना वो पता नहीं तबाह हो गई है, क्या हो गया है, वो सही नहीं लिख रही है। मैं चाहूँ तो ये क्लास आज यहाँ रोकूँ और फिर रात में ये क्लास दोबारा लूँ, या लेते जाऊँ? फैज़ अभी तो टाइम है मेरे ख्याल से, ले लेते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं।
जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें इतना मुश्किल नहीं है। हाँ ये जल्दी हो जाएगा। बोले बोले अली बोले। सर 0.2 फिर से रिपीट कर दें। पॉइंट टू बेटा ये कि आपने ये तो देखा कि एक्सपेंस 5% से 3% हो गया, मगर कौन सा एक्सपेंस हुआ ये तो नहीं पता ना। तो इसका मतलब है वो आइडेंटिफाई तो कर देता है कि एक्सपेंस कम या ज्यादा हो गया, मगर वो ये नहीं बताता कभी भी स्पेसिफिकली कि कौन सा एक्सपेंस कम हो गया। आ गई बात समझ में आशिम? जी सर। ये या इसकी लिमिटेशन हो गई सर। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ आते हैं सर क्वेश्चन में। लिखा हुआ है सर आपके पास द ड्राफ्ट प्रॉफिट ऑफ LPLC for the year ended 30th June 2024 was calculated at 58,340. Directors have discovered some errors in the accounting records. The draft profit had been calculated before correcting the following. Closing inventory has been overstated. Closing inventory overstate हुई भी है, कई बार बता चुका हूँ, ये बात फिर से लिखता हूँ। Gross profit is directly proportional to, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फिर जल्दी से बोलिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री के। ग्रॉस प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने इसको ओवरस्टेट किया हुआ है तो इसका मतलब है आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो पहले वाले का नेगेटिव इफेक्ट आएगा प्रॉफिट के ऊपर। फिर लिखा हुआ रिटर्न आउटवर्ड 750 हैड बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट। आपने परचेजेस के अकाउंट में ले जाके लिख दिया। पहली बात तो आप इसे परचेजेस में से माइनस करेंगे। जैसे ही आप परचेज में से माइनस करेंगे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। सर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर आप मजीद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मजीद एक एडजस्टमेंट करेंगे। आप वहां से भी परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। पहले आप परचेजेस को कम करेंगे, परचेज के कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और रिटर्न आउटवर्ड्स की वजह से फिर आपका मजीद प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसका मतलब है आपको इस अमाउंट को 570 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना चाहिए? 2। आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका? 1140। कोई कुछ बोल रहा था भाई, फिर से बोलिए। सही है। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड द पेमेंट ऑफ 4320 एडवर्टाइजिंग कवरिंग फॉर द 3 years एंडिंग 31 मार्च। ये दूसरी दफा क्वेश्चन आया है पास पेपर में इस टाइप का। एक और क्वेश्चन लिमिटेड कंपनी के नाम से आया है। अब जरा इसकी भी कैलकुलेशन जरा देखिए। मेजॉरिटी बच्चे ना इस तरह की कैलकुलेशन में हमेशा ईयर, इतनी दफा ईयर 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 करके जाते हैं कि यहाँ के फंस जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड द पेमेंट ऑफ 4320 कब तक के लिए? 2027 तक के लिए, 3 साल बाद तक के लिए पेमेंट किया आपने। तो आपने 4320 3 years के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कर दीजिए 36। ये क्या किया आपने सर? मैंने इसका मंथली आंसर निकाल लिया। आंसर निकालिए। सर सॉरी क्या आंसर आ रहा है? 120। अरे सर ये पर मंथ का आंसर आया। अब आपने ये देखना है आपने ये पेमेंट की कब है? 3 years एंडिंग मार्च, तो उसका मतलब है मार्च तक के लिए की है, तो ये अप्रैल से स्टार्ट हुई होगी। तो एक आपके पास अप्रैल से लेके क्या आएगा? पहला साल आपके पास आएगा अप्रैल से लेके मार्च तक का, दूसरा आएगा आपके पास अप्रैल से लेके मार्च तक का, फिर तीसरा साल आपके पास आएगा अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो पहला साल कब है? ये तो है सर 26 से 27, दूसरा है सर 25 से लेके 26, और ये है सर आपके पास 24 से लेके 25, और 24 के जून में आपका ईयर एंड हो गया। तो इसका मतलब है आपके पास अप्रैल मई जून, आपने अप्रैल मई और जून सिर्फ यूज किया होगा इस महीने के आखिर में, और आपके अभी 36 में से 33 महीने बचे हुए होंगे। सही है? बिल्कुल ये रिकॉर्ड हो रहा है मुनीब, ये रिकॉर्ड हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर करूंगा। सर अब आप करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड है, माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? 4320 मल्टीप्लाई बाय 33 अपॉन क्या 36, ये आपको सर निकालना पड़ेगा। ये आपका प्रीपेड है। आ रही बात समझ में? 3960 सर इसका आंसर आ गया। सर अब यहाँ देखें सर आपके पास प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 58430। सर मैंने यहाँ लिखा, सर आपकी एक स्टेटमेंट बनानी है, मैंने लिखा 58430 का नाम मैं लिखूंगा सर, ये मेरे लिए अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। यहाँ मैंने मेंशन किया ये मेरे लिए सर अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। अब ये जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट आया सर मेरे पास, इसमें मैंने ओवरस्टेट किया हुआ था उसको जब मैं यहाँ पे लिखूंगा लाके, तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा सर, मैं माइनस करूंगा इसके अंदर से क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट,
क्लोजिंग इन्वेंट्री में सर मेरे पास वैल्यू गिवन है सर 2800 की, तो 2800 को सर मैंने इसमें से माइनस कर दिया। फिर सर परचेज को जब मैंने करेक्ट किया, मैंने जैसे ही परचेजेस को रिड्यूस किया 570 ऐड हुआ। फिर मैंने जैसे ही परचेज रिटर्न को यहाँ ले जाके लिखा, परचेज रिटर्न की वजह से मेरी कॉस्ट क्या हो गई होगी, मेरी कॉस्ट कम हो गई होगी, तो 570 वापस इसमें ऐड हो गया। तो ये भी प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ। फिर सर क्लोजिंग आपके पास क्या आया, क्लोजिंग में आपको प्रीपेड दिखाना पड़ा, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है सर उस पर आपने एडजस्टमेंट की, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की एडजस्टमेंट सर आपके पास आ गई 3960। इसको आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। आंसर निकाल लीजिए सर। आंसर निकाल लीजिएगा सर इसका। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ना बेटा, प्रीपेड है, ये अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का ये अमाउंट इंक्लूड किया हुआ इसके अंदर, तो मैं तो माइनस करूंगा ना। हाँ तो जब 58 माइनस करने तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं क्या हमारा? 430 नहीं है। नहीं तो वैसे अच्छा, इस स्टेटमेंट में बात कह रहे हो, जब मैंने प्रीपेड को जी, इसके जी। अंदर ऐड किया तो प्रीपेड की वजह से मेरा एक्सपेंस कम हुआ, मैं तो एक्सपेंस वाला ब्रैकेट लगा रहा था, एक्सपेंस कम हुआ तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। इंक्रीज कर दीजिए, आंसर निकालिएगा इसका। बोलो भाई बोलो, अगला पार्ट जरा थोड़ा लेंदी है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करें। सर उसको अगर आप 58 340 करें, 348 430 नहीं है, 58 340 340 है। 340 भाई, 58 340। अब करें सर इसका आंसर निकालें। तो 60,640। 60,640 राइट, सही है। बोलो गिव मी थम्स अप भाई, सारे लोग कहाँ गए वो, बताएं तो सही, आंसर आ गया, हाँ सर आ गया। सही हो गया। अब सर यहाँ देखें, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब, बेशक अगला क्वेश्चन मैं आपको एक रिकॉर्डेड भेज दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ जरा इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ LPLC कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.5। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, 0.5 ईच है। 31 अगस्त को आपने डिविडेंड पे किया है 0.05 का पर शेयर ऑन ऑल द शेयर्स इन द इशू एट दैट डेट। अब शेयर्स तो कहीं गिवन नहीं है। 31 दिसंबर को आपने बोनस इशू किया 1 ऑर्डिनरी शेयर का फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड, 1/7 का फैक्टर है। फिर लिखा हुआ द डायरेक्टर डिसाइडेड टू लीव द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। फिर इंटरिम डिविडेंड 2% पे हुआ। दोनों में मेरा सवाल ये, मैंने इतने लोगों को ये पढ़ाया है भाई, जवाब दें, दो तरह से डिविडेंड गिवन है, दोनों में फर्क क्या है? सर एक को नंबर ऑफ शेयर्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और एक को डिवाइड करेंगे। हैं, एक को अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, और एक नंबर ऑफ शेयर से एक को मल्टीप्लाई नंबर ऑफ करेंगे शेयर से मल्टीप्लाई, अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक को सर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक को आप मल्टीप्लाई करेंगे सर परसेंटेज के साथ। मेरी बात समझ में आई? फिर सर क्वेश्चन में आगे गिवन है 31 मार्च 2024 को मेड अ राइट इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। तो आपने एक शेयर फिर दोबारा लॉन्च किया, और एक शेयर आपने कितने कितने शेयर्स वालों के लिए किया, 4 शेयर जिसके पास हो, और उसको आपने प्रीमियम पे किया 0.2 का। इसका मतलब है एक शेयर की वैल्यू 0.5 है, और प्लस आपने उसके अंदर 2 को और को ऐड किया, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई सर, 7 पे आपने उसको लॉन्च किया। प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया है आपने डाउनवर्ड्स बाय 8000। अब ये एक नई वैल्यू आ गई मुस्तफा, देखो इसमें डाउनवर्ड्स भी है, तो क्वेश्चन में डाउनवर्ड्स हो तो क्या करेंगे। द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 30th जून, फिर से पढ़ो, 30th जून 2024। क्लोजिंग वैल्यू बता रहा है आपको 2 लाख है, क्लोजिंग आपको उसने दे दिया। सर अगर क्लोजिंग दे दिया और मुझे ये पता है इसके नंबर ऑफ की पार्ट वैल्यू कितनी है एक शेयर की, तो मैं ये बता सकता हूँ सर इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। यस सर, जरा डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए। आंसर कितना आ रहा है? 4 लाख आंसर आ रहा है। 4 लाख क्या है, 4 लाख के लिए मैं ऊपर मेंशन करूं, 4 लाख मेरे लिए नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये मेरे लिए नंबर ऑफ, लेकिन किसके, शेयर्स ओपनिंग या शेयर्स क्लोजिंग? सर ये कौन से शेयर्स है सर मेरे लिए, ये मेरे लिए सर क्लोजिंग शेयर्स हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑन July 1st
2023। वाओ। अब कह रहा है ओपनिंग कैपिटल निकाल के बताओ। मैं अब आपको एक बात बताऊं, मैंने एक तरीका इसका बता रहा हूँ, इस तरीके को सर सबने यूज करना है और इस तरीके को सबने इस्तेमाल करना है। सर सुने, सर ओपनिंग कैपिटल मेरा कुछ होगा, मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ओपनिंग होगा सर मेरा, फर्स्ट करें एक्स, ओपनिंग शेयर कैपिटल की वैल्यू है मेरी एक्स, प्लस कर देता हूँ सर मैं इसके अंदर। अब मुझे जवाब दीजिएगा सर, जो ओपनिंग मेरा शेयर कैपिटल होगा, कल मैंने मुस्तफा एक बात बताई थी ना, आज मैंने कहा था मैं ऑनलाइन क्लास में और डिस्कस करूंगा, अब नई बात सुनो सर। मैंने कहा सर 1, और मैं इसको लिखूंगा सर, जो ओपनिंग शेयर्स है उनको मैंने 1/7 से मल्टीप्लाई किया होगा, और सर उससे मेरे पास आंसर आया होगा वाई। सर ये वाई भी आ गया, कोई मैथ्स की क्लास नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना सब लोग सही ध्यान से। मैंने कहा सर एक्स शेयर्स हैं प्लस 1/7 एक्स, जितने ओपनिंग में शेयर्स हैं उसमें उतने शेयर्स ऐड कर दो कि सबको 1/7 शेयर्स मिले हो। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, वाई। लिख लें। क्या बात क्लियर है? पहले तो थम्स अप दो। हाँ सर बात क्लियर है, बात क्लियर है, पहले तो ये बताइए। राइट राइट। अब सुने, फिर कुछ अरसे के बाद, इस इशू के बाद फिर ये इशू दोबारा हुआ। तो अब जब ये इशू हुआ तो आपकी वैल्यू अब हो गई थी वाई, तो y को मैंने प्लस किया 1 डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया 4, y इक्वल्स टू, इसका आंसर मुझे पता है ये रहा, इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया। आगे क्या, इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया 400,000। मेरे ख्याल से मुस्तफा x और y से ज्यादा आसान समझ में आ रहा है, 2 स्टेप पीछे जाना ज्यादा मुश्किल है, x y ज्यादा अच्छा समझा रहा है ना मुस्तफा? जी सर। अब 400,000 जो है उसके लिए काम करते हैं। अब y पे याद रखिएगा, y के पीछे 1 होता है, तो 1.25 y इक्वल्स टू 400,000। अब 400,000 को आप डिवाइड कर दीजिए, y का आंसर। तो वो जो भी करें, दोबारा बोलें। 31 मार्च को भी तो हमने इशू किए, कहाँ पे? राइट शेयर इशू जो किए। यही तो कर रहे हैं, ये राइट शेयर इशू तो है, ये बोनस शेयर इशू है और ये राइट शेयर इशू है। सही है ना फैज? फैज बोलो तो। समझ नहीं आया। फैज पहले मैंने बोनस शेयर इशू किया, बोनस शेयर इशू मैंने कैसे किया होगा, मेरे पास जितने, एक्स हो गया। हाँ उसके बाद उसका आंसर वाई आ गया। अब वाई को मैंने क्या, हाँ 1/4 वाई जो है ये मेरा राइट इशू है, यही तो किया ना मैंने, राइट इशू 1/4। सही है। अब इसका आंसर निकालिए, वाई का आंसर निकालिए, पहले नंबर ऑफ शेयर्स बताइए। बोलो। 3,20,000। अगर 3,20,000 वाई है तो राइट शेयर इशू ये नहीं है, तीन तो 4 लाख और 3,20,000 आपका जो राइट शेयर इशू है ना, राइट शेयर इशू वो आपका कितना है, वो आपका है सर 80,000, 80,000। खैर ये मैंने ऐसे ही यहाँ लिख दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन को। अब सर सुने, वाई तो आ गया आपके पास, अब वाई को वाई की जगह पे प्लेस कीजिए। यहाँ करता हूँ सर मैं वाई की जगह पे प्लेस, यहाँ लिखा मैंने आके 3,20,000। सर जवाब दीजिए, 1/7 प्लस 1 क्या आंसर आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। 1 प्लस 1/7 क्या आ रहा है, 1.428। वो जो भी आंसर आ रहा है पूरा आंसर, उस पूरे आंसर को रखिएगा। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1/7, सर पूरा आंसर रखिएगा कैलकुलेटर पे, आंसर निकालिए एक्स का क्या आ रहा है। सर 2,80,000 आए हैं। सर इसका आंसर आ रहा है 2,80,000। तो सर इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल आपका जो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स है वो थे 280। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स है, अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं वो उठा के ये समझते हैं कि ये जो है अमाउंट है, भाई ये नंबर ऑफ शेयर्स है। हाँ अब मसला ये क्वेश्चन बोला ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बताओ, तो वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मैंने लिखा, वैल्यू ऑफ कैपिटल वुड बी, वो आप इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे 2,80,000 और 2,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इसका मतलब है सर आपके पास इसका आंसर बन गया 1,40,000। ये बन गया सर इसका कैपिटल। आ गई बात समझ में? सही हो गया जैन, बताओ बेटा बात समझ में आ गई? जैन बोलो।
ये वाला को थोड़ा सॉल्व किया हुआ है बस। अच्छा ओके बेटा, बात समझ में आ गई? अब सुनिए सर, प्रॉब्लम ये वाला अब तो समझ आ गया फैज? अब सुनो बेटा, यहाँ देखो, अब क्वेश्चन में लिखा है सी में, सी पार्ट में वो कह रहा है कंप्लीट करें इस टेबल को। अब ये टेबल बहुत आसान है आपके लिए। कैसे? सुने, ये टेबल इस तरह आसान है क्योंकि आपके पास ना सबसे पहले आप अपने शेयर कैपिटल के कॉलम को फिक्स करें। आपने राइट शेयर इशू कितने का किया है? राइट शेयर इशू किए थे आपने 80,000 शेयर्स, लेकिन 80,000 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.5 से। मैं नीचे वर्किंग करता हूँ सर, 80,000 शेयर्स को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर उसका आंसर आपके पास कितना आएगा? उसका आंसर आपके पास आएगा 40,000। मगर राइट शेयर इशू आपने सिंपल पार वैल्यू पे थोड़ी किए हैं, बल्कि आपने उस पर प्रीमियम भी चार्ज किया 0.2 का। तो 0.2 का आंसर आपके पास कितना आएगा? 0.2 का आंसर आपके पास आएगा सर, हाँ आपने इसका आंसर निकाला, आंसर आपके पास आ गया 16,000। तो शेयर प्रीमियम में आप ले जाके ऐड करेंगे कितनी वैल्यू सर? 16,000 वैल्यू आ गई यहाँ पे। फिर सर चेक करें, बोनस शेयर इशू किया है आपने। अब बोनस शेयर इशू कितने का है? 2,80,000 आपकी ओपनिंग वैल्यू थी, बोनस शेयर इशू होने के बाद आपकी वैल्यू हो गई थी 3,20,000। तो इसका मतलब है 40,000 का आपने बोनस शेयर इशू किया। बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे होता है, उस पर कोई प्रीमियम नहीं ले सकते आप। उसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 20,000। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर आपके पास यहाँ आंसर कितने का आ गया? 20,000। मगर ये पैसे आपको कहां से निकालने होते हैं? मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में। हाँ, सबसे पहले आपको इसमें किस चीज को टारगेट करना है? शेयर प्रीमियम को। फिर आपको टारगेट करना है सर रीवैल्यूएशन रिजर्व को। फिर आपको टारगेट करना है सर रीटेन अर्निंग को। क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व को टारगेट करते हैं या जनरल रिजर्व को? जनरल रिजर्व को करते हैं भाई, याद रखना। रीवैल्यूएशन रिजर्व को टारगेट ही नहीं करते, और रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है 20,000 के लिए आप 19,200 यहां से ले लेंगे और 800 ना आप रिटेन अर्निंग से ले लेंगे। मुस्तफा सही कह रहा हूं मैं? आंसर सही है ये? जी सर, शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं लेंगे। बस शेयर प्रीमियम रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे सर, लास्ट वाले आंसर से जाएंगे बिल्कुल। अब फाइनल डिविडेंड आपने कितने का पे किया वो तो देख लेते हैं सर, लेकिन पहले तो रिवर्स करके वापस ऊपर जाइए। रिवर्स करके ऊपर जाइए तो सर आपको ना इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे कितनी? 1,40,000। अब जरा सबसे पहले जब बोनस शेयर इशू हम करेंगे तो सबसे पहले मैं पैसे कहाँ से निकालने? शेयर प्रीमियम से। सबसे पहले नहीं, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं यूज होता, सिंपल सबसे पहले पैसे निकालने शेयर प्रीमियम से, फिर जनरल रिजर्व से, फिर रिटेन अर्निंग से। इसको ही कहते हैं मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। सर मतलब जहाँ मतलब अगर उस पे कॉलम दिया होता चलेगा, इसका मतलब लेफ्ट फ्रॉम, हाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम एक तरह से। हाँ, लेकिन बीच में से रिवैल्यूएशन रिजर्व छोड़ दिया ना मैंने, तो उसको छोड़ के हम लेफ्ट टू राइट। हाँ उसको छोड़ देंगे। अब आपने सर फाइनल डिविडेंड पे करना है। फाइनल डिविडेंड आपने पे करना है सर, मैंने यहाँ देखा था क्वेश्चन में लिखा था फाइनल डिविडेंड 0.25। अब चूंकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए ओपनिंग, तो 2,80,000 के ऊपर 0.05 अप्लाई कर दीजिए और आंसर निकालिए। तो स्टार्टिंग में होगा ना इसका? हाँ तो यहाँ तो लिखेंगे ना, यहाँ तो होगा ना 2,80,000, इसी पे तो हुआ है 2,80,000 0.05। आंसर बताइए। 14,000। 14,000। तो सर 14,000 का सर आपने डिविडेंड पे कर दिया, तो यहाँ पे सर आपका 14,000 का डिविडेंड जो है वो इसमें से सर माइनस हो जाएगा। तो टोटल में से भी सर आपका 14,000 का डिविडेंड माइनस हो जाएगा। बोनस इशू का सर टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको छोड़ देंगे। इंटरिम डिविडेंड अब कमाल का है, इस दफा एग्जामिनर ने हिला दिया बच्चों को। मैं हर साल चिल्लाता था कि भाई देखो डिविडेंड को निकालना सीखो सही से। अब क्वेश्चन कह रहा है अब डिविडेंड दो, मगर अब डिविडेंड 2% दो। अब 2% किस चीज पर अप्लाई करें? नंबर ऑफ शेयर्स पर या कैपिटल पर? सर कैपिटल के अमाउंट पर। अब मसला ये, कैपिटल का अमाउंट ना इंटरिम डिविडेंड तक आने तक सर इसका अमाउंट अब बढ़ के 1,40,000 से 1,60,000 हो गया है। आ रही है बात समझ में? अमाउंट बढ़ के अब 1,60,000 हो गया है। तो जब 1,60,000 का अमाउंट हो गया आपके पास, तो आप सर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे सर 1,60,000, और 1,60,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने परसेंट से? 2% से। आंसर बताइए। 3,200। तो सर आपका जो यहाँ का आंसर है वो इंटरिम डिविडेंड का आंसर आपके पास बन जाएगा सर 3,200। आप इसको माइनस करेंगे, यहाँ वैल्यू आएगी सर 3,200 माइनस में। तो सर हमने यहाँ वैल्यू लिख दी इसकी। अब सर क्वेश्चन में देखिए आपके पास फाइनल डिविडेंड भी माइनस होगा। फिर सर आपके पास राइट शेयर इशू है, राइट शेयर इशू का तो टोटल अमाउंट ऑफ 56,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको एक चीज समझनी हो तो आप यूं भी समझ सकते हैं। 80,000 शेयर हमने राइट इशू किए, 80,000 शेयर्स को हमने 0.7 दिया। 0.7 क्यों सर? 0.5 की पार्ट वैल्यू, 0.2 का प्रीमियम। सर जरा इन दोनों वैल्यूज को ऐड कीजिए।
56,000। ये बन रहा है सर इसका, यहाँ पे इसका टोटल रीवैल्यूएशन रिजर्व डाउनवर्ड्स है। अब देखो भाई कॉम्प्लिकेशन, मुस्तफा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सोच समझ के ये पेपर मैंने पिकअप किया। सबसे पहले मैं यही पेपर कराऊं, मैंने ये सोचा। रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपने रीवैल्यू अपवर्ड्स नहीं बल्कि रीवैल्यू क्या किया है, डाउनवर्ड्स है बाय 8,000। लेकिन 8,000 तो सर मेरे रीवैल्यूएशन रिजर्व में मौजूद ही नहीं है, मेरे पास तो 8,000 मौजूद ही नहीं है और मैं नेगेटिव में नहीं लेके जा सकता इसको। तो मैं वो इस नेगेटिव 500 प्लस 0 हो जाएगा। दोबारा बोले, इतना जितना कर दिया वो तो मैं माइनस करूंगा, बाकी के 1500 कहां से करूं? रिटेन एंडिंग से करेंगे करना बिल्कुल सर, बाकी के 1500 में रिटेन एंडिंग से करूंगा। क्यों? सवाल बनता है अगर एग्जामिनर कभी पूछ ले कि क्यों भाई आप रिटेन एंडिंग में क्यों गए, आपके एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू से भी नीचे चली गई, तो इसका मतलब है आपको लॉस हो गया, और लॉस आप इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। और जब आप कोई चीज इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में आपने लॉस को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उस एक्सपेंस के रिकॉर्ड होने की वजह से आपका रिटेन एंडिंग क्या हो गया सर, कम। आई बात समझ में? जी। अब सर आगे बढ़े, आपके पास आ रहा है अब यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन में चेक करते हैं हम। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था या नहीं था? गिवन तो होना चाहिए था। ऊपर ऊपर ये रहा 60,640। तो सर यहाँ वैल्यू आपके पास आएगी सर 60,640। यहाँ भी आप ऐड करेंगे 60,640, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और सर अब आप इन सारी वैल्यूज का क्लोजिंग निकालेंगे। सर क्लोजिंग निकाल के बताइए मुझे प्रीमियम का। 16,000 प्रीमियम का। प्रीमियम का क्लोजिंग है सर आपके पास 16,000, दूसरे का क्लोजिंग सर 0। रिटेन अर्निंग का आंसर क्या आ रहा है सर? बोलिएगा बॉस, रिटेन अर्निंग का टोटल क्या है? 59,540। 59,540। और सर टोटल कर लीजिए अब इसका। 275,540। 275। के बाद से आप इनकम वो बैलेंस शीट बनाए तो हमने जितनी वर्किंग की पूरी एट द एंड सारा टोटल वही लिखना होता था। हाँ, ये सारा टोटल जो है इसका टोटल उठ के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का टोटल उठ के चला जाएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी के अकाउंट के अंदर, राइट? ठीक है। चले बॉस, यहाँ तक का काम रोक देते हैं सर। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको रिकॉर्ड करके शेयर करूंगा और आई होप सो आपको बात समझ में आ रही है। देखें 1 hour and 45 minutes का। हाँ बोले बोले। सस्पेंस की क्लास भेजिए। सस्पेंस का ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के लाने वाला हूँ कि आपको सस्पेंस के क्वेश्चंस कराऊं, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा ऑफ हो रहा है सर, और थोड़ा सा फ्लू भी अब जो है ना वो अब बढ़ रहा है, तो मैं ज़रा क्लास यहाँ रोक रहा हूँ भाई। और जी दोबारा बोलिए। अगर आपने क्लास ली हुई है उसके रिकॉर्ड किए तो क्लास भेजिए। यूट्यूब पे अपलोडेड है दोनों लेक्चर्स, एरर एंड सस्पेंस के नाम से, सस्पेंस अकाउंट, एरर एंड सस्पेंस। मॉक के पेपर कब मिलेंगे? बेटा उसका रिव्यू भी करा दिया मैंने ट्यूसडे वाले दिन, कॉलेज में सब लोग थे, एक होगा। आप सब कल्याण से ले सकते हैं वो पेपर। मैंने इसकी भी रिकॉर्ड की जो आज जो पढ़ा है। हाँ हाँ, आज जो मैंने करा है मैं एक पास पेपर की प्लेलिस्ट बना के उसमें अपलोड करने ये जा रहा हूँ उसको। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो वाला करवा देंगे, बार-बार अटक जा रहा हूँ। कौन सा वाला? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। चलो ये मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ ना, ये तुम देखना, ठीक है? चले, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।